Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history chapter 3rd. Name of the chapter is the making of a global world and it's a part 9th of this chapter. Student, part 9 start from here and our heading is rebuilding a world economy, the post war era. तो पोस्ट वार एरा पढ़ेंगे स्टूडेंट हम, युद्ध के बाद का जो टाइम था और उसमें रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकॉनमी, पूरे विश्व की इकॉनमी को जो है दोबारा से रीबिल्ड किया गया. द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मेयर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और कहते हैं जब द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो वो पहले विश्व युद्ध के 2 decades के बाद में हुआ था, 2 दशकों के बाद में हुआ था, 20 years के बाद में हुआ था. It was fought between the Axis power, mainly Nazi Germany, Japan and Italy, and the Allies Britain, France, Soviet Union and US. और स्टूडेंट जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो ये हुआ था, एक्सिस पावर जो थी वो तो थी नेजी जर्मनी, जापान और इटली था, और एलिस पावर थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस जो है, इनके बीच में जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था. It was a war waged for 6 years on many fronts. It was a war waged for 6 years on many fronts. बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है ये 6 साल युद्ध चला था, बहुत सारी जगह पे, इन मैनी प्लेसेस, ओवर लैंड्स, ऑन सीज, इन द एयर. और ये जो युद्ध हुआ था ये 6 साल जो है फ्रंट पे हुआ, बहुत सारी जगह पे हुआ, बहुत सारी ज़मीन पे हुआ, समुंदर पे हुआ, हवा में हुआ. वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज एनॉर्मस. और एक बार दोबारा से, पहले विश्व युद्ध में तो डेथ हुई थी, डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो एक बार फिर से डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ. एटलीस्ट 60 million people और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और स्टूडेंट जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, और लगभग जो है 60 मिलियन लोग जो थे, अबाउट, जिसको हम कह सकते हैं कि 3% लोग थे वर्ल्ड्स, जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन थी, जो 1939 की पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग 3% लोग थे, आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड, और उनको जान से मार दिया गया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ द वॉर. और ये युद्ध का जो रिजल्ट था, मिलियंस वर इंजर्ड, और बहुत सारे मिलियन लोग जो थे वो जख्मी भी थे. अनलाइक इन अर्लियर वार्स मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड. और बहुत सारी डेथ तो तब हुई स्टूडेंट बैटलफील्ड के बाहर में, जो युद्ध के मैदान थे उसके बाहर जो है बहुत सारी डेथ हुई. मैनी मोर सिविलियन दैन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वार रिलेटेड कॉजेज. और बहुत सारे जो सिविलियन थे, कहते सोल्जर्स की डेथ तो हुई थी, जो सिविलियन लोग थे उनकी भी डेथ हुई. वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवेस्टेटेड. और बहुत सारा यूरोप और एशिया का जो पार्ट था वहाँ पे भी विनाश हुआ. एंड सेवरल सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड. और बहुत सारे शहर जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उनका विनाश कर दिया था बाय एरियल बम्बार्डमेंट. हवा से जो है बम फेंके गए थे, और रिलेटेंस आर्टिलरी अटैक, और जो तोप खाना चलाए गए, बम फेंके गए शहरों के ऊपर, और उनको जो है पूरी तरह से उनका विनाश कर दिया गया. द वार कोज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन. और कहते युद्ध से जो है इकोनॉमिक डिवास्टेशन भी हुआ, आर्थिक हालात भी ख़राब हुए, और सोशल डिस्ट्रप्शन भी हुआ, समाज में भी डिस्ट्रप्शन हुआ. रिकन्स्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट. और कहते जो समाज, इकोनॉमिक, आर्थिक हालात ख़राब हो गए, समाज में जो था उसमें भी डिस्ट्रप्शन हो गया था. तो कहते जो रिकन्स्ट्रक्शन था इनका, समाज का और जो आर्थिक हालात का, इनका जो है प्रॉमिस करना, इसके लिए तो बड़ी एक लंबी बात थी और एक बहुत मुश्किल काम था ये. टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन. कहते 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस थे स्टूडेंट जिसने जो है पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन किया, युद्ध के बाद जो है रिकन्स्ट्रक्शन हुआ. कहते उसके 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस हैं स्टूडेंट. द फर्स्ट वाज द यूएस एमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. कहते पहला तो कारण ये है कि जो स्टूडेंट का जो यूएस का था, द फर्स्ट वाज द यूएस एमरजेंस एज द डोमिनेंट. और पहला तो ये था कि यूएस ने डोमिनेट किया था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में. जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्ट वर्ल्ड था, उसमें जो है यूएस ने डोमिनेट किया था, उसको ऑक्यूपाई किया था, उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को. द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन. और दूसरा डोमिनेंस किया था सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था.
इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइस टू डिफीट नेजी जर्मनी। और इनका तो कहते हैं एक बहुत ही बड़ा योगदान है, कुर्बानी है कि नेजी जर्मनी को इन्होंने हरा दिया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट सेल्फ फ्रॉम ए बैकवर्ड एग्रीकल्चर इनटू ए वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन ग्रेट डिप्रेशन। और कहते हैं उन्होंने जो है सोवियत यूनियन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उनकी जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री थी, उन्होंने अपने आप को जो है इम्प्रूव किया, ट्रांसफॉर्म किया और अपने खुद को जो है एक वर्ल्ड पावर जो है बना लिया। व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन, जब जो है और जगह पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और इन्होंने जो है अपने आप को एक पावरफुल जो है देश बना लिया था। तो स्टूडेंट, हमने दो क्रूशल इन्फ्लुएंस देखे। एक तो हमारा था यूएस था कि यूएस ने डोमिनेट किया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को वेस्टर्न वर्ल्ड में। और दूसरा क्या है, सोवियत यूनियन ने डोमिनेट किया। और सोवियत यूनियन ने डोमिनेट किया तो इनकी वजह से ही जो है इन्होंने जर्मनी को हरा दिया था। और इनकी जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर थी, इन्होंने अपने उसको जो है एक वर्ल्ड पावर में जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। और उस समय जो कैपिटलिस्ट थे, जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में थे, वहाँ पे जो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था, परंतु जो है सोवियत यूनियन जो है ये एक वर्ल्ड पावरफुल कंट्री था। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट हेडिंग इज पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। हम पढ़ेंगे युद्ध के बाद में सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम द इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। कहते जो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्र थे और जो पॉलिटिशियन लीडर थे, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, टू की लेसन, उन्होंने दो लेसन लिए इस युद्ध से। इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, उनके जो इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस था, उन्होंने दो लेसन लिए इकोनॉमिक्स ने और पॉलिटिशियन ने। पहला तो क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। पहला तो उनका लेसन ये था कि अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस करती है कि मास प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी तभी होगी अगर वो ज़्यादा कंजम्पशन होगी। But to ensure mass consumption, there was a need for high and stable income. परंतु अगर कंजम्पशन चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा जो है और स्टेबल इनकम भी होनी चाहिए। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल, और इनकम भी स्टेबल नहीं हो सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। द स्टेबल इनकम आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, तो जो स्टेबल इनकम है उसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का होना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन थे, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो उन्होंने दो लेसन लिए। पहला लेसन तो ये था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है बेस करती थी प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्शन सस्टेन होनी चाहिए, और प्रोडक्शन अगर मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी तब होगी अगर ज़्यादा कंजम्पशन होगी, और कंजम्पशन भी तब होगी जब लोगों की इनकम अच्छी होगी, इनकम स्टेबल होगी। और इनकम स्टेबल तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी, और जब अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है तो इनकम नहीं होगी। द स्टेबल इनकम आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, और स्टेबल इनकम जो है, लोगों की इनकम अच्छी तभी रहेगी, स्थिर रहेगी, अगर उनकी जॉब भी स्थिर रहेगी। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट, परंतु मार्केट तो इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता था कि सभी को नौकरी मिले। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज, इसलिए गवर्नमेंट को जो है कुछ कदम उठाने पड़े। फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने जो है ये स्टेप उठाए टू मिनिमाइज द इनफ्लेक्चुएशन ऑफ प्राइस, कि जो प्राइजेस ज़्यादा हैं उनको जो है मिनिमाइज़ किया, उनको कम किया। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने जो है मास प्रोडक्शन की आउटपुट की तरफ ध्यान दिया, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो तभी हो सकती है अगर गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरवेंशन करे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, लोगों की प्रोडक्शन अच्छा हो, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं, तभी कर सकते हैं। द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सेकेंड लेसन, और जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे स्टूडेंट, उनका सेकेंड लेसन क्या था, उन्होंने सेकेंड लेसन उनका रिलेटेड था कंट्री से इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि जो देश का इकोनॉमिक लिंक है वो दूसरे जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ भी होना चाहिए। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ द गवर्नमेंट हैड द पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड, कैपिटल एंड लेबर। कहते गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तो कहते फुल एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य भी तभी पूरा हो सकता है
अगर गवर्नमेंट के पास पावर हो कि वो जो है चीज़ों का जो है फ़्लो हो रहा है, गुड्स का जो है, तो कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, जो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उस पे कंट्रोल होना चाहिए, कैपिटल पे कंट्रोल होना चाहिए, लेबर पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश में अच्छी हो सकती है। Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. Thus, in brief, छोटे में तो हम यही कह सकते हैं स्टूडेंट कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन ने 2 लेसन तो लिए, लेकिन इससे जो हम ब्रीफ में ये कह सकते हैं कि मेन उद्देश्य क्या था पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, कि जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम का जो है ये उनका एम था कि प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटेन वुड इन न्यू हैम्सफायर यूएसए। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड, और ये जो इसका ये था फ्रेमवर्क के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, तो इसका जो फ्रेमवर्क था उसको एग्री किया गया यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड में इन न्यू हैम्सफायर यूएसए में हुई थी। उन्होंने जो है इस फ्रेमवर्क को जो है एग्री किया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ब्रिटेन वुड ने क्या किया था स्टूडेंट, द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड, जो ब्रिटेन वुड की कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश हुई थी उन्होंने क्या किया, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। और जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है डील करेगा अगर कहीं सरप्लस है और अगर कहीं कमी है नेशन में ऑफ इट्स मेंबर नेशन, अगर कहीं नेशन के मेंबर कहीं कमी है या कहीं ज़्यादा है तो वो इसको जो है मेंटेन करेगा। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, और जो इंटरनेशनल बैंक था स्टूडेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, इसको जो है वर्ल्ड बैंक बोला जाता था। वर्ल्ड बैंक वॉज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, और युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फाइनेंस करने के लिए, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन और समटाइम द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। कहते हैं जो ये जो IMF है स्टूडेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है, इनको ऐसे रेफ़र किया जाता है कि ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, या जो है दूसरे शब्दों में ये भी बोला जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस हैं ये। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जो है हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं और कभी जो समटाइम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो ऑफन डिस्क्राइब एज द ब्रिटेन वुड सिस्टम, और पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम युद्ध के बाद में जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसको, उस सिस्टम को जो है हम ब्रिटेन वुड सिस्टम बोलते हैं। The IMF and the World Bank commenced financial operation in 1947. IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो है ये फाइनेंशियल ऑपरेशन शुरू किया था 1947 में। डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, और इनका जो डिसीजन मेकिंग था, जो फैसला लेना होता था इस इंस्टीट्यूशन का, वो जो स्टूडेंट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर लेती थी। द US हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो, और US के पास जो था इफेक्टिव राइट था वीटो का ओवर की IMF के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन के ऊपर जो है US का पूरा अधिकार था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था स्टूडेंट इज़ द सिस्टम, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था वो क्या सिस्टम था स्टूडेंट, लिंकिंग नेशनल करेंसी, और इसका लिंक जो था नेशनल करेंसी से था और मॉनेटरी सिस्टम पे था। द ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड, ब्रिटेन वुड सिस्टम जो बेस करता था उनके फिक्स एक्सचेंज रेट्स पे। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था स्टूडेंट, जो नेशनल करेंसी थी, फॉर एग्जांपल के लिए भारत की करेंसी क्या थी, रूपी थी, वर पेग टू द डॉलर। जो नेशनल करेंसी थी वो इंडियन रूपी भारत की तो करेंसी थी, लेकिन उसको जो है पैक किया गया था डॉलर में, इसको जो है चेंज किया गया था एट ए फिक्स एक्सचेंज रेट पे। द डॉलर इट सेल्फ वॉज एंकर टू गोल्ड एट फिक्स प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। द डॉलर इट सेल्फ वॉज एंकर, डॉलर को जो है खुद ही जो है इसको एंकर किया गया था गोल्ड को
फिक्स प्राइस पे $35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड, कि $35 जो है 1 ऑन्स गोल्ड का जो है खर्चा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आवर हेडिंग इज द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। द अर्ली पोस्ट वॉर, जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके जो शुरू के साल थे स्टूडेंट। द ब्रिटेन वुड सिस्टम इनेग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड जापान। द ब्रिटेन वुड सिस्टम इनेग्रेटेड, कहते जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था इसने क्या स्टूडेंट इनेग्रेट किया, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कहते बेमिसाल ग्रोथ थी। अनप्रेसिडेंट होता है बेमिसाल, बेमिसाल ग्रोथ थी, व्यापार की थी और इनकम की थी फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन, और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए और जापान के लिए। तो जो अर्ली पोस्ट वॉर पीरियड था स्टूडेंट, उसमें जो ब्रिटेन सिस्टम जो है इसने इनेग्रेट किया था, इसने एक बेमिसाल जो है कायम किया था व्यापार में और इनकम में, और ये था वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए और जापान के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 एंड 1970 एंड इनकम्स एट नियरली 5%। और कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली, और जो विश्व का ट्रेड था वो जो है एक साल में 8% जो है ग्रो करता था। और 1950 से 1970 में जो है हर साल जो है ट्रेड जो है वो 8% जो है ग्रो करता था, और इनकम जो ग्रो करती थी वो 5% करती थी। ट्रेड जो है हर साल 8% ग्रो होता था 1950 और 1970 में, और इनकम जो ग्रो करती थी वो 5% करती थी। द ग्रोथ वॉज आल्सो मोस्टली स्टेबल, और ग्रोथ जो थी बिल्कुल स्थिर थी। विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, कोई ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होता था, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता था। ग्रोथ जो है इतनी ही स्थिर थी। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज लेस देन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री। और कहते जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो तो ज़्यादा जो था बस 5% से जो है कम ही था। So student, I have taught you part 9th of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.